नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पीएमटी पॉइंट पर। मेरा नाम है डॉक्टर हर्ष फौजदार और मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपकी बायोलॉजी। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बायोलॉजी टर्म का मतलब समझेंगे। जो बायोलॉजी टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, एक तो बायो एंड सेकेंड लॉजी। तो बायो का मीनिंग होता है लाइफ, मतलब जीवन, और लॉजी से अपन समझते हैं स्टडी या अध्ययन। तो लाइफ की स्टडी करना, लाइफ का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने समझ में आना चाहिए कि लाइफ क्या है। तो लाइफ को बहुत ही अच्छे ढंग से एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब कर रखा है। उसमें बताया गया है कि लिविंग का नॉन लिविंग से क्या डिफरेंस है। अपन एक लिविंग थिंग को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नॉन लिविंग थिंग से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले जो चर्चा किए गए पॉइंट पे मैं उनको आपको बताता हूँ। जैसे उसमें बोला गया है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक लिविंग थिंग का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे इसके भी कई एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कोई लिविंग है लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इसका एग्जांपल होता है ट्रांसजेंडर्स। तो ह्यूमन में ट्रांसजेंडर अपन देख सकते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते लेकिन लिविंग है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का भी एक्सेप्शन मिल गया। फिर सेकंड पॉइंट वहाँ पे दे रखा है ग्रोथ, कि जो लिविंग होगा वो ग्रोथ करेगा। बिल्कुल सही बात है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका फीचर होगा ग्रोथ करना। ग्रोथ मतलब सेल डिवीज़न करना। जो सेल डिवीज़न हो रहा है उससे ग्रोथ हो रही है हमारी, और हमारी बॉडी में हमेशा सेल डिवीज़न चलता रहता है, ये बात आप सभी को पता होगी। लेकिन वहाँ पे बताया गया है कि कई नॉन लिविंग थिंग, जैसे कोई चट्टान है, कोई पहाड़ है, उस पर लगातार कोई धूल जम रही है, मिट्टी जम रही है, तो उससे उसमें भी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन वो ग्रोथ एक लिविंग थिंग की ग्रोथ से थोड़ी सी अलग होती है। जैसे उस वहाँ पे उसको बताया गया है कि जो कोई भी चट्टान की ग्रोथ हो रही है, उसका आकार बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, वो उसकी एक्सटर्नल ग्रोथ है, बाह्य वृद्धि है। लेकिन जो एक लिविंग थिंग होगी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी जो ग्रोथ होगी वो इंटरनल ग्रोथ होगी। मतलब सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ होगी, इसलिए उसको इंटरनल ग्रोथ बोला गया है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे अपन बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी यूनिट रहेगी वो है हमारी सेल बायोलॉजी, मतलब कोशिका विज्ञान। दोस्तों मैं समझता हूँ कि जब भी अपन बायोलॉजी स्टार्ट करें तो उसमें सबसे पहली यूनिट हमारी सेल होनी चाहिए, क्योंकि बिना सेल के अपन बायोलॉजी को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि सेल है तो लाइफ है, और लाइफ है तो आपको पता ही है बायोलॉजी है। तो सबसे पहले हमारी यूनिट रहेगी सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान, जो एनसीईआरटी 11th में थर्ड यूनिट है, और जिसके अंदर 3 चैप्टर शामिल किए गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेल बायोलॉजी से हर साल नीट यूजी जो परीक्षा है अपनी, उसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमारे लिए हो जाता है, एक यूनिट हमारे लिए हो जाती है। तो दोस्तों सेल बायोलॉजी के अंदर जो तीन तीन चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं वो हैं, चैप्टर नंबर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई, जो इन तीनों चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रखने वाला चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, एंड थर्ड चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। तो दोस्तों इन तीनों चैप्टर में सबसे पहले जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। तो दोस्तों अपन 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेल, कोशिका जीवन की इकाई होती है, जीवन का आधार होता है। सेल के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, हमारी बॉडी पॉसिबल नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए अपन आगे चलेंगे। तो हम बहुत बार एक डेफिनेशन भी सेल के बारे में पढ़ते हैं, दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यही अपन डेफिनेशन बार बार पढ़ते आए हैं, और ये डेफिनेशन काफ़ी बार होता है कि कुछ चीज़ें इसमें से समझ में आ जाती हैं, लेकिन कई चीज़ें हमें एक्सप्लेन आज तक नहीं की गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे एक कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट, कि कोशिका जो है, सेल जो है, वो हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवित जीव की संरचनात्मक इकाई कैसे हो सकती है। तो दोस्तों इस चीज़ को अपन बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए जिस मकान में रह रहे हो, वो पूरा का पूरा मकान किससे मिलके बना हुआ है, तो वो ईंटों से मिलके बना हुआ है। एक एक ईंट ने जुड़ के वो पूरा मकान बनाया है। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी बॉडी को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हमारी
जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ह्यूमन की बॉडी में जो सेल्स का नंबर है, कोशिकाओं की संख्या है, वो लगभग 10⁹ मानी गई है। तो दोस्तों 1 बिलियन के अबाउट हमारे समथिंग हमारी बॉडी में सेल्स हैं। तो एक एक सेल ने मिलके हमारी पूरी पूरी की पूरी बॉडी बनाई है। तो दोस्तों इस चीज़ से एक मकान को लेके और मकान को हमारी बॉडी से कंपेयर करके हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक सेल हमारी बॉडी की कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट है, कैसे उसने हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाई है। चलो मैं अपनी बॉडी में ही बता देता हूँ। जैसे पूरी की पूरी स्किन है, तो पूरी की पूरी स्किन किससे मिलकर बनी हुई? सेल से। अपन बात कर लेते हैं किसी भी ऑर्गन की, मान लो स्टोमक, आमा से मैंने उठा लिया, वो भी किससे मिलके बना हुआ है? सेल से मिलके बना हुआ है। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, हेयर्स, हेयर्स में जो ऊपर वाला पार्ट है वो डेड सेल से बना हुआ है, और नीचे वाला जो हेयर फॉलिकल है वो लिविंग सेल से बना हुआ है। नेल्स, नेल्स में भी जो बाहर वाला सफ़ेद वाइट पार्ट होता है वो भी नॉन लिविंग सेल से बना हुआ है, जो डेड हो जाती है बाद में, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट होता है वो लिविंग सेल से बना हुआ है। तो पूरी की पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। ये चीज़ हमारे समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाती है। चलिए दोस्तों, तो दूसरी चीज़ होती है फंक्शनल यूनिट, कि एक कोशिका है, एक सेल है, वो हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई कैसे है, फंक्शनल यूनिट कैसे है। और इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ। कई बार बच्चों के ये चीज़ समझ में नहीं आती कि क्रियात्मक इकाई कैसे है, फंक्शनल यूनिट कैसे है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हाउ द सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो फंक्शनल यूनिट देखो, इसके नाम से पता चल रहा है कि सेल के अंदर सारी की सारी क्रियाएं हो रही हैं, सारे के सारे फंक्शन हो रहे हैं। और वो फंक्शन कौन कौन से हैं, कैसे सेल कर रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी शरीर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारी बॉडी जिसके बिना चल ही नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो वो है बेटा एनर्जी। तो एनर्जी जो है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो वो एनर्जी भी हमारी सेल के अंदर ही बनती है। चलिए, सेल के अंदर कैसे बनती है? तो बेटा मैं जब आपको सेल आगे स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे के सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो कोशिकांगों में मैं आपको बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना भी होगा कि ये कोशिका का पावर हाउस होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, कोशिका का शक्ति गृह होता है। और इसको कोशिका का शक्ति गृह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बनती है, और एनर्जी एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, स्टोर होती है। और एटीपी क्या है? एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी की यूनिट होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। चलिए दोस्तों, तो एक चीज़ हमारे समझ में आती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रही है वो कहाँ पर बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल का ही पार्ट हो जाता है। चलिए, और मैं ऑर्गन्स की बात कर लेता हूँ। जैसे प्लांट्स के अंदर बात करूँ, प्लांट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस के द्वारा उनके अंदर फूड बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, और उस कार्बोहाइड्रेट को यूज करके वो एनर्जी बनाते हैं। तो दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर बन रहा है? वो मेटाबॉलिज्म सारा का सारा कहाँ पर हो रहा है? वो एनर्जी कहाँ पर बन रही है? वो एनर्जी भी पूरी की पूरी सेल के अंदर ही बनती है। और सेल का एक पार्ट होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक। हरित लवक के अंदर पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट बनता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट ही ये क्रिया संपन्न कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि प्लांट्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो कहाँ हुई? सेल के अंदर। रेस्पिरेशन, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो रेस्पिरेशन है उसी की वजह से ही एनर्जी बनती है। जो कहाँ पर होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है रेस्पिरेशन। जो मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और उसके पीछे जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, जो काम कर रहा है, वो कौन सा होता है? रेस्पिरेशन। और ये बहुत ही अच्छे से मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जो रेस्पिरेशन है उसकी वजह से एटीपी का निर्माण कैसे हो रहा है, एटीपी कैसे बन रही है, एटीपी का जनरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे हो रहा है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया? एनर्जी बनाई। तो ऐसे अपन दोस्तों अपन बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, बहुत सारे कोशिकांग पढ़ेंगे, उनके अंदर हमें पता चलता रहेगा कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, क्या काम कर रहा है, क्या उसका फंक्शन है। तो उन फंक्शन को देख देख के हम समझ सकते हैं कि कैसे एक सेल हमारी बॉडी की क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, कैसे सेल की वजह से सारे के सारे फंक्शन हो रहे हैं। ये चीज़ अपने धीरे धीरे समझ में आती रहेगी। तो दोस्तों हर प्रोसेस हमारी बॉडी की कहाँ पर हो रही है? सेल में हो रही है। चलिए, तो अपन कह सकते हैं ईच फंक्शन ऑफ द बॉडी परफॉर्म विद इन द सेल।
एक कोशिका के अंदर ही हमारे शरीर का सारा के सारे फंक्शन होते हैं। चलिए, और इससे मैं आपको बताऊं, एक सेल काम कर रही है, कोई भी फंक्शन एक सेल के अंदर हो रहा है, और एक ही टाइप की जो सेल हैं, एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, उनका ग्रुप, एक ही प्रकार का मतलब, एक ही प्रकार से मतलब है जिनकी संरचना समान है और जिनका कार्य समान है। तो एक जैसा कार्य करने वाली सेल का जो ग्रुप है वो कहलाता है टिश्यू, ऊतक। मतलब सेल के एक जैसे काम करने वाली और एक जैसी संरचना रखने वाली सेल्स ने जो अपना एक ग्रुप बनाया है उसको अपन बोल देते हैं टिश्यू या फिर ऊतक। चलिए, और ऊतक, एक प्रकार के जो ऊतक होते हैं, यहाँ पर अपन कहें कि ये जो ऊतक अलग अलग सेल्स ने मिलके बनाए हैं, ये ऊतक मिलके बना देते हैं ऑर्गन। तो मतलब अपन कह सकते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है दोस्तों? ऑर्गन कहलाता है। और हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे मैं बात करूं स्टोमक हो गया, इसके अलावा बात करूं मैं आपकी स्टोमक के अलावा लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो ऑर्गन हैं, और आपको बताऊं मैं स्किन, दोस्तों स्किन भी क्या है, हमारा ऑर्गन है और हमारी बॉडी का ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। तो दोस्तों ऑर्गन, ये सारे के सारे जो ऑर्गन बन जाते हैं टिश्यू से मिलके बनते हैं। इनके अंदर कई टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए दोस्तों, तो ये ऑर्गन बन गए, और ऑर्गन मिलके आपस में क्या बना देते हैं, हमारी पूरी की पूरी बॉडी। मतलब हमारी पूरे का पूरा जो शरीर है, पूरी पूरी जो बॉडी है, पूरे का पूरा जो लिविंग बीइंग है, जो एक इंडिविजुअल है, वो किससे मिलके बना हुआ होता है? ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है। तो अपन यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक सेल ने कैसे पूरी बॉडी का निर्माण कर दिया, कैसे एक पूरी बॉडी बना दी है। चलिए दोस्तों, तो अपन जनरल इंट्रो से, सेल के जनरल इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं। अपन देखें तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जो अपन 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन कॉर्क सेल। जो बोतल में लगाने वाला कॉर्क होता था पहले, उसके अंदर रॉबर्ट हुक जी ने नॉन लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। उसके बाद आता है फर्स्ट लिविंग सेल। देखिए, अपन देख सकते हैं कि कॉर्क के अंदर जो लकड़ी का होगा उसके अंदर नॉन लिविंग सेल ही होगी, जो रॉबर्ट हुक ने उसको डिस्कवर किया था। अपन देखेंगे लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो एंटन वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया सबसे पहले। जैसे आपने सुना होगा, जो दांत का मैल होता है उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था और उसको एनिमल क्यूल्स बोला था। उनको उन्होंने बोला था एनिमल क्यूल्स, और वही सबसे पहले देखी गई लिविंग सेल मानी जाती है, जीवित कोशिका। और आपने वो बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन सुना होगा कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ये भी आपको पता होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। मतलब मैं जीवों का वर्गीकरण करना चाहूँगा कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कि कोशिकाओं के नंबर के बेस पर मैं कैसे किसी जीव को, कैसे इन जीवों को जो हमारी सृष्टि में, हमारे नेचर में पाए जाते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकता हूं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल के बेस पर दो टाइप में ऑर्गेनिज्म डिवाइड किए गए हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। दोस्तों अपन देख सकते हैं कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी एक सेल के ही अंदर, मतलब सिंगल सेल होगी, और उस एक सेल के अंदर ही पूरा का पूरा, एक सेल है और एक सेल के अंदर ही पूरा का पूरा उनका फंक्शन हो रहा है। मतलब उनका डाइजेशन भी उसी सेल के अंदर हो रहा है, उनका रेस्पिरेशन भी उसी सेल के अंदर हो रहा है, उनका एक्सक्रीशन भी उसी सेल के अंदर हो रहा है। मतलब उसके एंजाइम्स, हार्मोन, सब कुछ उसी एक सेल के अंदर है। ये अपन देख सकते हैं। मतलब उनकी सेल और बॉडी के अंदर कोई भी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन अपन नहीं कर सकते, उनकी सेल ही उनकी बॉडी है। उनका अगर सेल डिवीजन भी होता है, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, तो उनका नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और वही उनकी ग्रोथ है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल होती है और उनकी सेल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, एक ही कोशिका के अंदर सब कुछ हो रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर आर.एच. विटेकर ने दो ग्रुप के अंदर रखा है। फर्स्ट होता है मोनेरा और सेकंड होता है प्रोटिस्टा। यहाँ पर अपन देख सकते हैं पहला ग्रुप हो गया मोनेरा, सेकंड हो गया प्रोटिस्टा। तो मैं आपको बता दूं, पहले आगे अपन पढ़ेंगे भी, एनिमल जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं कि आर.एच. विटेकर ने सारे के सारे जो लिविंग बीइंग है उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। फर्स्ट होता है मोनेरा, सेकंड होता है प्रोटिस्टा, थर्ड होता है फंजाई, फोर्थ होता है एनिमेलिया, फोर्थ होता है प्लांटिया, और फिफ्थ होता है एनिमेलिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आते हैं वो दो ग्रुप आते हैं। फर्स्ट होता है मोनेरा और सेकंड होता है प्रोटिस्टा। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, जो मोनेरा है, मोनेरा जो होता है, इसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। आपने सुना होगा बैक्टीरिया या फिर जीवाणु, वो सारे के सारे किस में आते हैं? मोनेरा के अंदर आते हैं।
जीवाणु जितने भी, और बैक्टीरिया के भी जैसे टाइप होते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब जो थोड़े से एडवांस टाइप के बैक्टीरिया हैं उनको यू बैक्टीरिया कहते हैं, और थोड़े से पुराने टाइप के जो बैक्टीरिया उनको आद्य जीवाणु या फिर आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। वो किसके अंदर आते हैं दोस्तों? वो मोनेरा या फिर प्रोकैरियोटिक के अंदर रखे गए हैं। तो इसके अलावा एक माइकोप्लाज्मा भी आपने सुना होगा, जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा किसके अंदर आती है? वो भी मोनेरा के अंदर आती है। तो आर.एच. विटेकर ने मोनेरा के अंदर वो सारे के सारे सेल्स या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया, जो क्या है? जो प्रोकैरियोटिक है। दोस्तों मैं आपको बताने भी वाला हूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल को एक यूकैरियोटिक सेल से आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इन दोनों में क्या अंतर होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं सारे के सारे, और मोनेरा एक सेल वाला होगा तो इसको मैं क्या मानूंगा? एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानूंगा। तो आप एक चीज क्लियर कर लेना, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु, कोई सा भी जीवाणु हो, कोई सा भी बैक्टीरिया हो, उसके अंदर कितनी सेल्स होंगी? नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी दोस्तों? हमेशा और हमेशा एक सेल होगी। और वो सेल भी कैसी होगी? वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल होगी। क्लियर है ये चीज? चलिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है और उसके अंदर क्या होती है? सिर्फ एक सेल होती है, और मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं और माइकोप्लाज्मा आता है। ये बात हुई मोनेरा के बारे में। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं प्रोटिस्टा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। और प्रोटिस्टा से लेके फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जो चारों के चारों आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग किंगडम बचे हैं, वो चारों के चारों किंगडम किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं। सिर्फ जो मोनेरा है वो किस में रखा गया है? प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताने भी वाला हूं आगे कि क्या प्रोकैरियोटिक होता है और क्या यूकैरियोटिक होता है। चलिए, तो आपको मैं अभी बताऊं, जो प्रोटिस्टा है प्रोटिस्टा को किस में रखा गया है? यूकैरियोटिक में। और उसके अंदर सेल जो होती है वो कितनी होती है? सेल सिर्फ एक होगी। नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? एक होंगे। प्रोटिस्टा के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। इसको अपन कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को जोड़ने वाली बीच में यूनिट होती है, ऐसा भी कहा गया है। चलिए, तो ये प्रोटिस्टा किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर होते हैं। अब ये चीज समझ में आ जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि जो यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक हैं वो किस किंगडम में रखे गए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आपके मान लो कि ऑप्शन में दे दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, और आपका क्वेश्चन है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक किस किंगडम में रखे गए हैं आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? बताइए, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों को। इसमें आपका आंसर जाएगा सीधा सीधा प्रोटिस्टा, कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक कौन है आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए। चलिए, अब अपन आते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म या फिर बहुकोशिकीय जीव। इससे अपन क्या समझते हैं? बहुकोशिकीय जीव मतलब नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी दोस्तों? नंबर ऑफ सेल्स हो गई एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा सेल्स वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं इस नेचर के अंदर, जितने भी जीव हैं, उनको अपन किस में लेते हैं? उनको अपन रखते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म या फिर बहुकोशिकीय जीव के अंदर। तो आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको भी बताया, कितने किंगडम माने गए हैं? 5 माने गए हैं। और 5 किंगडम में से जो 3 किंगडम बचे, 5 किंगडम में से 3 बचे, एक तो फंजाई, दूसरा प्लांटी और तीसरा है एनिमेलिया। ये तीनों के तीनों किस में रखे जाते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रखे जाते हैं। तो एक चीज हमारी क्लियर हो जाती है कि जो ये तीनों के तीनों हैं ये किस में आ गए? ये तीनों के तीनों मल्टी सेल्युलर हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और किस में रखे जाते हैं? ये यूकैरियोटिक के अंदर रखे जाते हैं। चलिए, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, क्या एक कोशिकीय है और क्या बहुकोशिकीय, क्या यूनिसेल्युलर क्या मल्टी सेल्युलर है। जो यूनिसेल्युलर होगा, उसकी बॉडी, उसका टिश्यू, उसके अंदर बॉडी और टिश्यू, अपन सारी चीजें, मतलब अपन बोले कि सारी की सारी चीजें उसके कहाँ हो रही हैं? एक सेल के अंदर ही होती हैं, और उसकी सेल ही होती है, सेल से आगे उसके अंदर टिश्यू नहीं बनता। और उसका जो ऑर्गेन्स का जो लेवल होगा वो किस लेवल का हो जाएगा? वो सेल लेवल का हो जाएगा। मतलब उसकी बॉडी जो है पूरी की पूरी किसके लेवल पे है? सेल के लेवल पे। चलिए दोस्तों, अब आगे जो मैंने आपको भी बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ सेल के अंदर, कोशिकाओं के प्रकार के अंदर 2 प्रकार की सेल मानी गई हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या अंतर होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है यहाँ पर हमें। नाम से कैसे?
कि सर ये नाम से कैसे पता चल रहा है, बिल्कुल आप नाम से पता कर सकते हो। प्रोकैरियोटिक का आप संधि विच्छेद कर लीजिए जो हिंदी में करते हो। एक तो इसके अंदर आ गया प्रो और दूसरा आ गया इसके अंदर कैरियोटिक। तो प्रो का मतलब होता है पुरानी, ओल्ड, एंशियंट, पुरानी प्रकार का। प्रो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पुराना। और ये जो कैरियोटिक है ये वर्ड किससे आया है, कैरियोन से। और कैरियोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस, केंद्रक। मतलब प्रो का मतलब पुराना, ओल्ड, एंशियंट, और कैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, कैरियोन या न्यूक्लियस। मतलब ऐसी सेल, ऐसी कोशिका जिसके अंदर कैसा हो, ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस हो, पुरातन प्रकार का केंद्रक हो, मतलब जिसका केंद्रक कैसा है, पुराना है, पुराना केंद्रक। अब सर ये पुराना केंद्रक क्या बवाल आ गया, ये पुराना केंद्रक कैसे होगा। हम ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे केंद्रक होगा, जो न्यूक्लियस होगा प्रोकैरियोटिक सेल का, वो इल डेवलप्ड होगा, मतलब वो डेवलप्ड नहीं होगा, वो एडवांस टाइप का नहीं होगा, वो विकसित प्रकार का नहीं होगा। और विकसित प्रकार का नहीं होगा, इस चीज को अपन समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक केंद्रक झिल्ली रहित होता है, मतलब केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। सर ये क्या बात कर रहे हो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपको आगे बताऊंगा न्यूक्लियस क्या होता है। सेल के बीच में या फिर थोड़ा सा इधर उधर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल मान सकते हैं, जो पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम, गुणसूत्र जो आपने सुना होगा वो पाए जाते हैं। आगे अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या गुणसूत्र है, क्या क्रोमोसोम है, क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहाँ पे मिल रहा है, न्यूक्लियस का काम क्या है, कैसे ये कंट्रोलिंग पॉइंट होता है न्यूक्लियस एक सेल का, वो सारी चीजें अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि जो कोई न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होता है, उस न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है यूकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर कितनी मेम्ब्रेन हो गई, दो मेम्ब्रेन हो गई यूकैरियोटिक के अंदर। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, उस न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन दोस्तों नहीं पाई जाएगी। तो ये चीज हमें ढंग से अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो न्यूक्लियस होगा वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, जो क्रोमोजोम है, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कहाँ पर बिखरा रहेगा, पूरे के पूरे उसके साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहेगा। ये चीज ध्यान से समझ लेना। मतलब जो इसको अपन, इसके केंद्रक को, इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रकाभ भी कहते हैं। तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो केंद्रकाभ है, न्यूक्लियोइड है, वो कहाँ पर बिखरा हुआ है, वो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ही बिखरा हुआ है। ये पूरा उसका साइटोप्लाज्म हो गया और ये उसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल, जो क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र होते हैं, वो कहाँ पर बिखरे हुए हैं, वो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म है। चलिए दोस्तों, तो ये चीज़ हमारे क्लियर हो रही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस हो गया, पुरातन प्रकार का केंद्रक हो गया। और पुरातन प्रकार का वो क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर केंद्रक झिल्ली नहीं है, वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसीलिए उसको अपन ने न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रकाभ कह दिया है। अब अपन देखें यूकैरियोटिक सेल या फिर जो नई प्रकार की कोशिका है, विकसित प्रकार की कोशिका है, उसको अपन ने विकसित प्रकार का क्यों कहा है, क्योंकि यू का मतलब, ईयू, इस यू का मतलब आप समझ सकते हो, ये वर्ड कहीं भी पूरी बायोलॉजी में ईयू आ गया मतलब उसका मतलब होता है न्यू। न्यू या अपन कह सकते हैं नई। पूरी बायोलॉजी में कहीं भी ईयू वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है दोस्तों, उसका मतलब है नई या फिर यू। तो इसके अंदर वही अपन पहली वाली चीज दे सकते हैं, ईयू से हो गया नई। और कैरियोटिक्स क्या समझा रहा है हमें, कैरियोन, क्या समझा रहा है, कैरियोन। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक का संधि विच्छेद कीजिए, क्या हो गया, नई मतलब न्यू, कैरियोन केंद्रक, न्यूक्लियस मतलब जो यूकैरियोटिक हैं, जो यूकैरियोटिक हैं उनका जो न्यूक्लियस होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, वो न्यू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, वो न्यू टाइप का क्या हो जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियस हो जाएगा। तो यूकैरियोटिक जो है उसके अंदर कैसी हो गई, ये न्यू या फिर एडवांस टाइप का इनके अंदर न्यूक्लियस हो गया, विकसित प्रकार का इनके अंदर केंद्रक हो गया। अब विकसित प्रकार का केंद्रक कैसे है, जैसे अपन इसको डिफ्रेंशिएट करें कि जो प्रोकैरियोटिक का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो कैसा होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिना केंद्रक झिल्ली के होता है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, झिल्ली युक्त होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, झिल्ली युक्त होगी, मतलब उसके केंद्रक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर केंद्रक केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये चीज हमारे समझ में आ रही है। और बाकी के बहुत सारे डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा
एक पूरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जितने भी हैं वो बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो नाम पढ़ा है वो किसकी वजह से पढ़ा है, वो न्यूक्लियस या फिर केंद्रक की वजह से पढ़ा है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो एंशियंट होता है और इनका जो केंद्रक है वो कैसा होता है, न्यू, इनका हो गया एंशियंट। और एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको अभी अभी बात कर चुका हूँ कि इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर सिर्फ क्या रखे गए हैं, उसके अंदर सिर्फ मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दोनों आ जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर पूरे के पूरे चारों के चारों क्या रखे गए हैं, चारों के चारों किंगडम रखे हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। इस लेक्चर में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन की सेल क्या है, सेल से अपन क्या समझ सकते हैं और क्यों अपन सेल की स्टडी कर रहे हैं, क्या सेल का मतलब है और कैसे सेल ही हमारी लाइफ हमें प्रोवाइड कर रही है और सेल की वजह से हमारी लाइफ जो है वो रनिंग में है। सेल कैसे सारे फंक्शन कर रही है, कि सेल कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, ये चीज़ें अपन ने यहाँ पे समझी हैं। और आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में सेल क्या है, इसके क्या क्या सेल ऑर्गेनेल है, क्या यूनिसेल्युलर है, क्या मल्टीसेल्युलर है, ये भी अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है। तो थैंक यू दोस्तों। इस लेक्चर के अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।